ठीक है। तो अब आता है कि उन चारों जो बेसिक फोर्सेस हमने पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन कैसे होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ, कल मैंने आपको जो जो बताया था, पहला तो वेट के बारे में हम बताए थे। बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जो डब्लू का मॉड होगा वो m×g, और जो डब्लू का डायरेक्शन होगा ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ जी, मतलब डाउनवर्ड। मतलब कोई भी बॉडी अगर है उसका जो वेट आएगा वो हमेशा नीचे की तरफ हम लोग दिखाएंगे। फिर मैंने दूसरा आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मैंने क्या बताया, जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगे तो हर एक सरफेस दूसरे सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा। जो फोर्स लगाएगा वो तो कहलाता है कांटेक्ट फोर्स, लेकिन कांटेक्ट फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर आता है वो कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। जैसे अगर ये टेबल है और टेबल के ऊपर एक ब्लॉक हमने यहाँ रख दिया है, तो ब्लॉक और टेबल का कांटेक्ट है, इसका मतलब नॉर्मल आएगा। टेबल के सरफेस को अगर देखो तो टेबल का सरफेस ऐसा है और ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, तो टेबल का नॉर्मल ब्लॉक पे इधर आएगा और ब्लॉक का नॉर्मल टेबल पे वो नीचे आएगा। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होंगे तो मल्टीपल नॉर्मल आएगा। तीसरा आया था टेंशन। मैंने आपको टेंशन के बारे में दो तीन बातें बताई थी कि रस्सी मासलेस हो, मासलेस स्प्रिंग अगर है तो उसके हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। मतलब ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, तो T1 = T2 = T3। और दूसरा मैंने एक बात बताया था कि टेंशन का नेचर हमेशा बॉडी को पुल करने का होता है। टेंशन ऑलवेज हैज ए टेंडेंसी टू पुल द बॉडी। या फिर मैंने बताया था कि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो इस बॉडी पे जो टेंशन आएगा वो इधर आएगा। टेंशन का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब रस्सी हो, वायर हो, रॉड हो, है ना, इन सब चीजों में लगेगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स में मैंने आपको एक बात बताया इसमें कि स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग फोर्स 0, कंप्रेस करोगे तो इलोंगेट होना चाहेगा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे आएगा। आप इसको प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हो। और इलोंगेट करोगे तो कंप्रेस होना चाहेगा। और स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है K×X, जहाँ के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स है मैग्नीट्यूड ऑफ इलोंगेशन और कंप्रेशन। डायरेक्शन तो आप समझ ही चुके हो कि डायरेक्शन हमेशा नेचुरल लेंथ को रिगेन करना चाहेगा। कंप्रेस किए तो नेचुरल लेंथ, इलोंगेट किए तब भी नेचुरल लेंथ। तो ये चार फोर्सेस के बारे में हमने आपको बेसिक बेसिक बातें बताई हैं। आओ अब इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद आएगा फ्रिक्शन, फिर सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, फिर रोटेशन, एसएचएम, ग्रेविटेशन। बहुत लंबी लिस्ट है अभी। ये सब जो पार्ट है ये डायनामिक्स के पार्ट है। तो डायनामिक्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं लॉज ऑफ मोशन में, ये थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। नीचे लिखो, हाउ टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ
डायनामिक्स, डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको डायनामिक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगा। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ क्लियर एफबीडी। ड्रॉ क्लियर एफबीडी। एफबीडी का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम। डायनामिक्स का जान है ये। ड्रॉ क्लियर एफबीडी ऑफ ऑल द बॉडीज। Draw clear FBD of all the bodies of a given system without replacing the position of force. Draw clear FBD of all the bodies of a given system without replacing the position of force. जो फोर्स जहां लग रहा है उसको वहीं दिखाइए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि बॉडी को आपको सिस्टम से अलग करना है और उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको क्लियरली इंडिकेट करना है। अभी हम समझाएंगे आपको। स्टेप 2, ट्राई टू आइडेंटिफाई try to identify the direction of motion of each body try to identify the direction of motion of each body or tendency of motion of each body। बॉडी किधर जा रही है या फिर जाने की टेंडेंसी है। बॉडी किधर जा रही है या फिर जाने की टेंडेंसी है, ये आपको पता करना है सबसे पहला काम। ठीक है। मेक श्योर, सेकंड स्टेप में मेक श्योर दैट all the forces all the forces must be either in the direction of force। कैसे लिखो? all the forces must be in the direction of motion। all the forces must be in the direction of motion or perpendicular to it। रिजॉल्व किसको करना है इसका जवाब आपको मिल गया है। बच्चे कहते हैं सर किसको रिजॉल्व करना है, तो ध्यान से आपको क्या देखना है। जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में नहीं है या फिर मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है उसको रिजॉल्व करना है। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेप 3, ट्राई टू रिलेट acceleration of the bodies try to relate acceleration of the bodies using common sense
try to relate acceleration of the bodies using common sense, ब्रैकेट में लिख दे इफ एनी, अगर कॉमन सेंस है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। ये तो मजाक में लिखवा दिया है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, थोड़ा बच्चों को याद रहता है इसलिए लिखवा दिया है ऐसा। स्टेप 4, फॉर ईच बॉडी for each body we will write F net is equal to mass into acceleration for each body we will write F net is equal to m into a। और बॉडीज का मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, एफ नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। चल रहा है तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, नहीं चल रहा है तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। ये 4 स्टेप हैं डायनामिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थ्योरेटिकली बात समझ में आ गया होगा सबको? हाँ जी, ये 4 स्टेप तो समझ में आ गया ना? हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ शुरुआत करते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, देखो जैसे ये आदमी है, ब्लॉक का मास है m1, आदमी का मास है m2। अपने को पूछ लिया, बताओ भाई ग्राउंड और मैन के बीच का नॉर्मल क्या होगा, ठीक है ना, रस्सी का टेंशन क्या होगा, ये सब पूछ लिया। ध्यान से सुनना जरा। अभी सिस्टम में हमारा इंटरेस्ट दो के साथ है, एक ये ब्लॉक, दूसरा ये आदमी। तो एफबीटी का मतलब ये होता है कि दोनों को अलग सिस्टम से अलग कीजिए, जैसे M1 को अलग किए। अब M1 पे लगने वाले फोर्सेस को हम क्लियरली शो करेंगे। तो 4 तो फोर्स थे, तो पहला था वेट, तो वेट लगाएंगे इसका तो आएगा नीचे। दूसरा आया था नॉर्मल, कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल नहीं लगेगा, लेकिन टेंशन आएगा ऊपर। स्प्रिंग नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा। ये वाला ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, इसका मतलब पक्का ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब टेंशन बैलेंस करेगा इसके वेट को, यानी टी की वैल्यू हो गई m1। मैन के एफबीटी पे जरा फोकस कीजिए। अब मैन के एफबीटी को देखो तो ग्राउंड ने मैन के ऊपर एक नॉर्मल लगाया होगा ऊपर। हमारा इंटरेस्ट अभी मैन के साथ है, ग्राउंड के साथ नहीं है, तो हम एफबीटी मैन का बनाएंगे, ग्राउंड का नहीं। टेंशन नीचे और उसका वेट भी आएगा नीचे। मैन ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, इसका मतलब मैन पे भी नेट फोर्स जीरो है। और मैन पे नेट फोर्स जीरो तब होगा जब एन की वैल्यू बैलेंस, टी इज एन इज इक्वल टू टी प्लस m2g। टी की वैल्यू लाके डाल दो तो आंसर देखो आ गया, एन की वैल्यू इतनी। मतलब ग्राउंड मैन के ऊपर अभी इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। इसको कहते हैं एफबीडी बनाना। अभी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें बॉडी चलेगा नहीं, रुका हुआ रहेगा। बॉडी अगर रुका हुआ है तो नेट फोर्स जीरो। अब हम चाहते हैं कि आप एक क्वेश्चन करके दिखाएं मुझे।
देखो बच्चे कहते हैं सर आपने वो प्रूफ नहीं बताया कि एक रस्सी अगर मासलेस हो तो उसका हर पॉइंट का टेंशन सेम कैसे होगा, तो आओ समझाता हूँ। मैंने रस्सी का इतना बड़ा पार्ट पकड़ लिया है, प्रूफ भी कर देते, आ जाओ। रस्सी के इस पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके हम बना रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। मान लो ये रस्सी चल रहा है, ऑल्दो नहीं चल रहा है फिर भी मान लो। मान लो ये रस्सी नीचे आ रहा है, सपोज करो। ऑल्दो कि पूरी रस्सी मासलेस है तो इसका भी मास जीरो ही होगा। तो आप लिख पाओगे कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग इंटू एक्सलरेशन ऑफ स्ट्रिंग। क्योंकि मास ऑफ स्ट्रिंग जीरो है, पूरी रस्सी का ही मास नहीं है तो इसका भी मास नहीं होने वाला है, तो आप देख सकते हो T1 इज इक्वल टू T2। मतलब रस्सी अगर मासलेस हो तो उसके हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। ये क्लियर है क्या सबको? अरे बोल जल्दी जल्दी। चलो एक काम करते हैं, एक डेरिवेशन और यहीं पे करा देते हैं। हाँ अनुष्का कुछ बोल रही है लग रहा है, बोल जल्दी अनुष्का। रस्सी का अगर मास होगा तो रस्सी का टेंशन बदल जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एक काम करते हैं, एक डेरिवेशन यहीं पे करा ही देते हैं, नीचे लिखो। वॉट एवर फोर्स मैन exerts on a massless rope, whatever force man exerts on a massless rope, it is get converted into its tension। मासलेस रस्सी पे आदमी जो भी फोर्स लगाएगा वही उसका टेंशन बन जाएगा। कैसे? आओ समझा देता हूँ यहीं पे। जैसे मान लो ये ब्लॉक है कोई, और ये आदमी जो है वो खींच रहा है एफ फोर्स लगा के। समझ गया ना, रस्सी है और आदमी खींच रहा है उसको ऐसे। हमने क्या किया, इतने रस्सी को पकड़ लिया, हम इसकी एफबीडी बनाने वाले हैं, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। रस्सी है ऐसा, मैन यहाँ लगा रहा है फोर्स, और रस्सी का टेंशन आएगा इधर। क्योंकि पूरी रस्सी ही मासलेस है तो जाहिर सी बात है जो पोर्शन दिख रहा है रस्सी का वो भी मासलेस होगा। तो अगर हम मान भी लगे बॉडी इधर जा रहा है तो हम इसका इक्वेशन लिखेंगे एफ माइनस इज मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सलरेशन ऑफ स्ट्रिंग। इन ये वाला टर्म हो गया जीरो, यानी एफ की वैल्यू जो है वो टी के इक्वल आ गई। मतलब मासलेस रस्सी के ऊपर इंसान जो भी फोर्स लगाएगा वही उसका टेंशन बन जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हो गई। चलो आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलो अब तुम बताओ मुझे। मासलेस रस्सी हो, कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उसके हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। ये M1 ये M2। फाइंड फोर्स exerted बाय ग्राउंड ऑन द मैन। ढंग से एफबीडी बना के इक्वेशन फ्रेम कीजिए। फाइंड फोर्स exerted बाय ग्राउंड ऑन द मैन। चलो बताओ। ग्राउंड मैन के ऊपर कितना फोर्स exert करेगा?
भाई एफबीडी जरूर बनाना। एफबीडी नहीं अभी हो सकता है आसानी से आंसर आ जाए, एफबीडी नहीं बनाओगे आगे परेशानी में पड़ोगे। जल्दी जरा आंसर बताओ। निशान जी जरा आंसर बताइए। ढंग से एफबीडी बना के आंसर बताइए। नहीं गलत है निशान जी। हाँ अनुष्का सही है। और चलो एफबीडी बनाते हैं। मैन की एफबीडी बनाएंगे तो साफ दिख रहा है कि टेंशन इधर वेट इधर, यानी टी मस्ट बी इक्वल टू m1g। और जब आदमी की एफबीडी बनाओगे तो आदमी के एफबीडी पे कौन कौन सा फोर्स आ रहा है देखो। टेंशन ऊपर, नॉर्मल ऊपर, वेट नीचे, यानी n प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू m2g। और टी आपने निकाल रखा है तो n की वैल्यू आ गई m2 माइनस m1 इंटू जी। दिस इज द फोर्स exerted बाय ग्राउंड ऑन द मैन, या फिर फोर्स exerted बाय मैन ऑन द ग्राउंड, दोनों एक ही बात है। धीरे धीरे मुश्किल करेंगे, अभी तो बहुत आसान आसान है। चलो आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले, या चलो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे। जैसे इसी को देखो। मान लो ऐसा दे दिए, तीन रस्सी के हेल्प से एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखा गया है। हम जानना चाहते हैं तीनों रस्सी में टेंशन कितना कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पहले ही नामकरण कर देंगे कि भाई यहाँ का टेंशन T1 होगा, यहाँ का T2 होगा, यहाँ का T3 होगा। सबसे पहले ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, जो कि दिख रहा है वैसे अब तो, फिर भी बनाओ। ऊपर आएगा T1, नीचे आएगा mg, कहीं कोई कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल का चक्कर नहीं है। ठीक है। ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब T1 मस्ट बी इक्वल टू mg। जॉइंट की एफबीडी बनाएंगे, तो जॉइंट को अगर ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है नीचे लग रहा है T1। कुछ बच्चे क्या करते हैं जॉइंट पे दिखा देते हैं mg, नहीं। जॉइंट पे अगर ध्यान से देखो तो जॉइंट पे क्या लग रहा है T1 T3 T2। एफबीडी ढंग से बनाना है। इधर आ गया T3, इधर आ गया T2। बच्चे कहते हैं सर अभी किधर रिजॉल्व करे, तो बेटा कभी किधर भी रिजॉल्व कर लो। ये जॉइंट ना तो इधर भाग रहा है ना इधर भाग रहा है, जिधर मर्जी है रिजॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर है कि हम इसी को रिजॉल्व कर देते हैं। तो T2 का इधर वाला कंपोनेंट हो गया T2 cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा T2 sin थीटा। जॉइंट ना तो लेफ्ट में भाग रहा है ना ही तो राइट में भाग रहा है, इसका मतलब T3 मस्ट बी इक्वल टू T2 sin थीटा। सिमिलरली जॉइंट ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, इसका मतलब T1 मस्ट बी इक्वल टू T2 cos थीटा। अब इस T1 की वैल्यू को लाके यहाँ डाल दो, उससे T2 आ जाएगा,
जो T2 आया उसको यहाँ लाके डाल दो, उससे T3 आ जाएगा। तो आप देखोगे सारे रस्सी का टेंशन आ जाएगा। ठीक है, चलो कुछ बच्चों ने कर भी दिया था। आओ थोड़ा सा और क्वेश्चन एक एक आपको देते हैं करने को। चलो देखो, कैलकुलेट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर एक रस्सी का टेंशन बताइए। अच्छे से एफबीडी जरूर बनाइए। नामकरण कर दूं? हाँ ठीक कह रहे हो, वरना सबका अलग अलग आंसर आने लगेगा। चलो, जो मैंने नामकरण किया है उसी के हिसाब से करना है बेटा, कि आंसर मैच करने में मुझे आसानी रहे। अभी हम सारे इक्विलिब्रियम वाले केसेस कर रहे हैं, चलाएंगे बॉडी को थोड़ी देर के बाद। ढंग से बेटा एफबीडी बनाएंगे। जिसको एफबीडी आया उसको डायनामिक्स आया। यार प्रभाव सबसे आसान वाला आंसर दे रहा है तू। चलो एफबीडी बनाते हैं। अब देखना आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। पहले हम एम की एफबीडी बना, भाई एफबीडी अच्छे से बनाना, सच बोल रहे हैं। एफबीडी गड़बड़ किया ना मेरा मन एकदम टूट जाता है। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब T1 मस्ट बी इक्वल टू mg। अब हम जॉइंट की एफबीडी बनाएंगे। जॉइंट की एफबीडी बनाएंगे तो दिख रहा है साफ साफ, जॉइंट पे एक टेंशन आ रहा है नीचे 30 के एंगल पे लग रहा है T2, और 60 के एंगल पे लग रहा है T3। रेजोल्यूशन कर लेते हैं, आ जाओ। T2 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा T2 साइन 30, मतलब T2/2, और इधर एक कंपोनेंट आएगा T2√3/2। अब आता है T3 का कंपोनेंट, तो T3 का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा T3 cos 60, इधर आएगा T3
√3/2। ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है कि ना जॉइंट ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। इसका मतलब T1 must be equal to 3/2 प्लस T2 √3/2। और जॉइंट लेफ्ट राइट में भी नहीं भाग रहा है, इसका मतलब T2/2 मस्ट बी इक्वल टू T3 √3/2। अब करना क्या है देखो, तरीका हम बता दे रहे हैं। T1 को लाके यहाँ डाल दो, T2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T3 यहाँ लाके डाल दो, T3 आ जाएगा। एक बार T3 आ गया तो यहाँ लाके डाल दो, T2 आ जाएगा, सब आ जाएगा उसके बाद तो। मुझे बताओ कितने बच्चों ने यही किया था? बाकी लोग? अरे बोल तेजस, तेजस, अनुष्का, सबने यही करा था, जल्दी जल्दी बोल। रिलेट किए थे सर। चलो, अब एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आ जाओ। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो कि हमने एक ब्लॉक को दो रस्सी के हेल्प से हैंग किया हुआ है। ये है अल्फा, ये है बीटा, मास एम। आपसे पूछा बताओ भाई रस्सी का टेंशन वेंशन क्या होगा, आप निकाल लोगे, मुझे मालूम है, इसमें कोई खास बात नहीं है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी वो आप कर लोगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाना चाहते हैं, तो ध्यान से देखो जरा। अभी मैन और जॉइंट एक ही है, तो आप अलग अलग मत बनाओ, ब्लॉक का ये एफबीडी बना लो। एमजी नीचे, एमजी नीचे, इसका टेंशन का नाम T1 कर देते हैं, तो T1 इधर, अल्फा इधर, T2 इधर, बीटा इधर। अब अपना काम जो है वो है इसको रिजॉल्व करना। ठीक है, तो रिजॉल्व जब करेंगे तो T1 को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो दिख रहा है कि एक तो कंपोनेंट आएगा T1 कॉस अल्फा, और एक आएगा T1 साइन अल्फा। और T2 को जब रिजॉल्व करोगे तो T2 का कंपोनेंट उधर जाएगा, T2 कॉस बीटा, और एक इधर आएगा T2 साइन बीटा। तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों मिल के mg को बैलेंस करेगा, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। वैसे हमारा इंटरेस्ट इनके साथ ही है, तो आप लिख पाओगे कि T1 साइन अल्फा इज T2 साइन बीटा इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर हो गया तो वर्टिकल से एंगल सेम या हॉरिजॉन्टल से एंगल सेम, कुछ भी हो जाए, दिस विल इंप्लाई T1 इज इक्वल टू T। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वर्टिकल से एंगल या हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर सेम हुआ तो दोनों रस्सी अलग होने के बावजूद भी टेंशन सेम हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व वॉल्व करते रहना।
एक और इक्वेशन आएगा T1 cos अल्फा प्लस T2 cos बीटा इक्वल टू mg। T1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दो तो T2 अननोन बचेगा, मैथमेटिक्स लगेगा, T2 आएगा, T1 आएगा, सब आ जाएगा। वैसे मेरा मेन कॉन्सेप्ट सिखाने का ये है कि वर्टिकल से एंगल अगर सेम हो जाए या हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर सेम हो जाए तो दोनों रस्सी अलग अलग होने के बावजूद भी टेंशन सेम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं ऐसा, ऐसा मान लो ये एंगल 60 का है, ये एंगल 60 का है। देखते ही दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि भैया 60-60 का एंगल है, इसका मतलब दोनों रस्सी का टेंशन पक्का सेम होगा। दोनों रस्सी का टेंशन पक्का सेम होगा। तो अगर हम ये मान ले कि इस रस्सी का टेंशन टी है तो जाहिर सी बात है इस रस्सी का टेंशन भी टी होगा। और नीचे लग रहा है वेट। और याद करो हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं कि एफ और एफ अगर 120 के एंगल पे लगे तो रिजल्टेंट आता है एफ, और डायरेक्शन होती है बाइसेक्टर के अलोंग। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया टी, 120 का एंगल है। तो इसका मतलब है कि टी जो है वो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। तो देखो टी की वैल्यू एम जी आ गई, इस रस्सी का भी टेंशन आ गया, इस रस्सी का भी टेंशन आ गया, खेल खत्म। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता, 60 60, तो आंसर कैसे लिखा जाता? यहां का टेंशन mg और यहाँ का टेंशन टी, यहाँ का टेंशन टी, तो दोनों का नेट आएगा टी। और वो इसके टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, यानी ये टी इज इक्वल टू यहाँ का टी और यहाँ का टी एम जी है, तो यानी ये भी आ गया एम जी और ये भी आ गया एम जी। लेकिन हाँ ये बात तब वैलिड रहेगा जब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों से एंगल सेम हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन आप भी कर ही लो। Find tension in each string। हर एक रस्सी में कितना तनाव उत्पन्न होगा? हर एक रस्सी में कितना तनाव उत्पन्न होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे? चाहो तो हम नेमिंग भी कर देते हैं, ये T1, ये T2, ये T3, बताओ। जल्दी जल्दी बताएंगे?
नहीं, अनुष्का गड़बड़ की है। T2 T3 mg/2 की mg/√2 रे। आप समझ में आ रहा है कि यहाँ देखोगे तो T1 तो mg दिख ही रहा है। जॉइंट की एफबीडी बनाओ तो देखो दिख रहा है इधर T2, इधर T3। एंगल चूंकि सेम है तो साफ समझ में आ गया कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो मैंने इसका नाम कर दिया है T1 T1। तो इनका नेट आ जाएगा T1/√2, क्योंकि एफ और एफ अगर 90 के एंगल पे हो तो रिजल्टेंट पर F√2 होता है ना। हाँ हाँ। तो आ गया T1√2, और नीचे लग रहा है टेंशन जो भी है, जो कि mg के इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ का टेंशन आ गया mg, और यहाँ का टेंशन आ गया mg/√2। यहाँ का टेंशन भी आ गया mg/√। अरे बोलो, क्लियर है सबको? निशान जी क्लियर है क्या? चलो, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ। ये मेरा लॉज ऑफ मोशन का वन ऑफ द फेवरेट प्रॉब्लम है। चलो, कैलकुलेट टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स। कैलकुलेट टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। तेजस, तीसरा भी तो बता। बाकी ट्राई करें फटाफट। जिसका हो गया वो आगे प्रोसीड करो अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आंसर जल्दी ला। नामकरण कर दिया है रे।
इसमें तो थीटा निकालना है, इसमें क्या नामकरण करेंगे। दोनों क्वेश्चन फटाफट ट्राई करें। क्या की वैल्यू क्या आ रही है बताओ। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो थीटा की वैल्यू बताइए। देखो पहले तो इसको देखते आ जाओ। जब इसकी एफबीडी बनाओगे तो साफ साफ दिख रहा है कि T1 जो है वो mg के इक्वल है। जॉइंट की एफबीडी बनाओ। नीचे T1 पर T2, इधर T3। तो T3 को अगर हम रिजॉल्व कर दें तो T3 का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा T3 sin 30, और इधर चला जाएगा T3 cos 30। अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जॉइंट लेफ्ट की तरफ नहीं भाग रहा है, जॉइंट तो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर जॉइंट इक्विलिब्रियम में है लेकिन जॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है तो दैट फोर्स मस्ट बी जीरो। यानी T3 की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि T3 अगर नॉन जीरो हुआ
तो जॉइंट यहाँ रह ही नहीं सकता है, वो आगे भागेगा। वो आगे नहीं भाग रहा है, इसका मतलब T3 मस्ट बी इक्वल टू 0। और T3 अगर 0 है, इसका मतलब T1 T2 आपस में इक्वल हो गए, और T1 आपने निकाला था mg। तो आंसर हो गया T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू mg, और T3 इज इक्वल टू 0। और गुरु महाराजों, ऐसे भी समझ में आता है कि ये रस्सी एकदम स्ट्रेट है। तो रस्सी अगर स्ट्रेट है, इसका मतलब इस रस्सी में कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि टेंशन की वैल्यू 0 होगी। प्रैक्टिकली सोचो, ये वाला रस्सी तभी टेंशनाइज होगा जब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा। अभी तो ये फॉल्स रस्सी है, फॉल्स रस्सी है तो टेंशन की वैल्यू 0। अब अगला वाला समझ लेते हैं, आ जाओ। दिखाई पड़ रहा है? यहाँ का जो टेंशन होगा, अगर इसका नाम हम T1 रख लें, T1 mg के इक्वल है। और यहाँ अगर देखो, तो अगर यहाँ का टेंशन T2 मान ले, तो T2 यहाँ पे √2 mg के इक्वल है। अब जॉइंट की एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो जॉइंट की एफबीडी को देखो, नीचे आएगा T1। T1 इज बेसिकली mg, T2 इज √2 mg, मतलब इधर आ जाएगा √2 mg। टेंशन ये वाला लग रहा है इधर, मैंने T3 नाम दे दिया है, और ये एंगल है थीटा। तो साफ समझ में आ रहा है, इधर आएगा T3 cos थीटा, और इधर आएगा T3 sin थीटा। यानी T3 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू √2 mg। एंड T3 cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा देख लो आ गया √2। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ रूट। यही आया था क्या? हाँ ठीक है, ठीक। अरे बोलो, क्लियर है तो फटाफट बताओ, फिर हम आगे बढ़े। अरे सारे तो बोल, छवि, अनुष्का, समझे या नहीं समझे? वैसे ये tan इनवर्स ऑफ √2 कितने बच्चों का आ गया था वैसे? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ √2 कितने बच्चों ने कर लिया था ये? एक अनुष्का बस। तेजस, दो बच्चे। बताओ इसमें क्या था रे? सिर्फ दो बच्चों ने करा है? एक प्रभु जी करा है, तीन हो गया। निशान जी नहीं हुआ आपसे? देखो, आओ थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। देखो, ऐसा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, एक स्फेयर यहाँ पे रखा हुआ है, मास है m। फाइंड ऑल द नॉर्मल रिएक्शंस। काम करो, इसका एंगल दे ही देते, अल्फा इतना कर देते हैं, बीटा 6 कर देते हैं। चलो शुरू हो जाओ।
नहीं, नॉर्मल की वैल्यू बतानी है, रेशियो नहीं, वैल्यू। दोनों नॉर्मल्स की वैल्यू बताइए, इंडिविजुअल वैल्यू। ढंग से एफबीडी बनाओ। देखते हैं बेटा। फटाफट एफबीडी ड्रॉ करो। चलो एफबीडी बनाते हैं। वेट तो लगेगा नीचे। यहाँ से एक नॉर्मल आएगा इधर, तो उसका नाम कर दिया है मैंने N1। इधर से जो नॉर्मल जाएगा उसका नाम मैंने कर दिया है N2। ये सारे नॉर्मल सेंटर पे जाके मिलेंगे। कंफर्म है ये बात। अब रेजोल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से देखो। एक डॉटेड लाइन खींचो। ये अगर 30 का है, ये 60 का है, तो ये 60 का होगा और ये 30 का होगा। वैसे ही यहाँ पे भी एक लाइन खींच लो। ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का होगा। अब रेजोल्यूशन करते आ जाओ। N1 का ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा N1√3/2, और इधर आएगा N1/2। वैसे ही N2 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा N2/2, और इधर वाला आएगा N2/3/2। तो साफ दिख रहा है कि N1/2 must be equal to N2√3/2। और N1√3/2 और साथ में N2/2 दोनों मिल के वेट को बैलेंस किया होगा। N1 की वैल्यू लाके डाल दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा N2√3 √3/2। आप देख सकते हो ये आ जाएगा 3/2 N2, और ये N2/2, यानी 2N2 = mg। N2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे mg/2। और एक बार N2 आ गया है तो N1 दिख रहा है आपको कि N1 आ जाएगा mg√3/2। आंसर। खेल कदम। चलो थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं।
एक आसान कर लेते हैं, आ जाओ। ये एक आदमी है, ये हाथ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे स्फेयर रखा हुआ है ये। ये एंगल है 30 का, ये एंगल है 30 का। मास है m। फाइंड द फोर्स exerted by each hand on the ball shown in the figure। कह रहा है हर एक हाथ बॉल पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। नहीं प्रभु, mg को रिजॉल्व करने से आसानी नहीं होगा अभी। हाँ, mg को रिजॉल्व करने से हो जाएगा, ठीक कह रहे हो, क्योंकि यहाँ एंगल 90 है ना। लेकिन हर केस में नहीं होगा बेटा। यहाँ एंगल 90 था इसलिए आप कर सकते हैं, लेकिन हर केस में नहीं होगा। चलो इसको करके दिखाओ। इस आदमी ने अपने दोनों हाथों में एक बॉल ऐसे रखा हुआ है। कह रहा है बताओ हर एक हाथ का फोर्स बॉल पे कितना होगा। जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। जहां शॉर्टकट लगता है फट से लगाओ, के मत रहो। जल्दी बताइए। तो सामू बोल। देख लेते हैं, आ जाओ। बहुत आसान सा काम है। तो एक नॉर्मल आएगा इधर, एक नॉर्मल आएगा इधर। एंगल सेम है तो नॉर्मल की वैल्यू भी सेम ही होनी है। और वेट आएगा नीचे। एन को अगर रिजॉल्व कर दो तो ये अगर 30 है तो ये 60, तो ये 30 हो जाएगा। एन का ऊपर वाला कंपोनेंट आ जाएगा n√3/2। और इधर से भी आएगा n√3/2। तो मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू mg। एन की वैल्यू आ गई m/√3।
तो हर एक हाथ जो है बॉल के ऊपर इतना फोर्स लगाएगा। प्रभु जी गलत किया है। चलो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक प्लैंक है, का मास है m1। इसको हमने एक रस्सी से ऐसे बांधा हुआ है ताकि ये भाग ना जाए आगे। और एक ब्लॉक इसके ऊपर हमने ऐसे रख दिया है, ऐसा, m2 का। ठीक है, जाहिर सी बात है रस्सी आपने अटैच कर दिया तो सिस्टम चलेगा तो नहीं। कैलकुलेट टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। बताओ कितना टेंशन डेवलप होगा। रस्सी में कितना टेंशन डेवलप होगा बताइए। एक दो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं आपके घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। हम नेमिंग कर दे रहे हैं, बाकी आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। को अच्छे से बनाओ क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो दो एफबीडी बनाना होगा, m1 का भी बनाना होगा, m2 का भी बनाना होगा। फटाफट ट्राई करें।
जल्दी बताओ क्या आएगा। चलो मैं इसकी एफबीडी बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते हैं पहले। हाँ, चलो देखो इधर आओ। अरे ये वाला एक आपको ट्राई करना है, इसको नोट कर लो पहले। ये क्वेश्चन एक नोट कर लो। इसमें आपको हर रस्सी का टेंशन कैलकुलेट करना है। चलो आओ इस क्वेश्चन पे आते हैं। फिर में आपका क्वेश्चन है ये, ऐसा और ऐसा एक प्लैंक है यहाँ पे, और एक रस्सी यहाँ अटैच कर दी है। मासेस क्या दिए थे हम लोग, M1 M2, ठीक। देखो इसका मास है M1 और इसका मास है M2। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, M1 की एफबीडी बनाते हैं। तो M1 जैसा दिखता है बिल्कुल वैसे ही रहने दो, का शेप वेप नहीं बदलना है आपको। कौन कौन सा फोर्स आएगा देखो। ग्राउंड का एक नॉर्मल आएगा इसके ऊपर, उसका नाम मैंने कर दिया N1। इसका वेट आएगा M1G नीचे। एक रस्सी का टेंशन भी आएगा इधर, और एक नॉर्मल यहाँ लगने वाला है वो भी इधर। और कोई फोर्स तो है नहीं। अब आता है कि N1 को रिजॉल्व कैसे करना है, तो डॉटेड लाइन सबसे पहले। ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये थीटा। तो n का इधर वाला कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, और n का इधर वाला कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। हाँ, तुम ये पूछ सकते हो कि n को ही क्यों रिजॉल्व किया, तो जाहिर सी बात है इस ब्लॉक ये अगर चलेगा तो इधर ही चल सकता है। तो सारे फोर्सेस इधर ही होने चाहिए या फिर इसके ठीक परपेंडिकुलर, तो देखो मैंने वही किया है। टेंशन उसके अलोंग था, रिजॉल्व नहीं किए। mg परपेंडिकुलर था, नहीं किए। n1 परपेंडिकुलर था, नहीं। n ना तो अलोंग था ना परपेंडिकुलर था, इसलिए इसको रिजॉल्व कर दिए। जो ये इंक्लाइन प्लेन है ये भाग नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि n साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू टेंशन। और n1 की वैल्यू ये सबको बैलेंस कर रहा होगा, वो हमारे काम का नहीं है तो हम नहीं लिख रहे अभी। M2 की एफबीडी बनाएंगे। M2 ऐसा दिखता है। ये एंगल है थीटा। M2 पे लगने वाले फोर्सेस को देखते आ जाओ। तो नीचे लगेगा इसका वेट, एक नॉर्मल इधर से आएगा, का नाम कुछ N2 कर देते हैं। एक नॉर्मल इधर से लगेगा N। अब अगर ध्यान से देखो, चूंकि ये रॉड और दीवार का कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा, कि रॉड की मजबूरी है कि इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है। तो M2G ऑलरेडी पर अलोंग है, N2 परपेंडिकुलर है, N को रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये ना तो मोशन के अलोंग है ना परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा। N का ये वाला कंपोनेंट जो है वो आएगा N cos थीटा, और N का इधर वाला कंपोनेंट आएगा N sin थीटा। साफ दिखाई पड़ रहा है N2 is balanced by N sin theta, and N cos theta is balanced by weight of the body। N यहाँ से निकाल लीजिए, ये आ जाएगा M2G बाई cos थीटा।
उस n की वैल्यू को लाके यहाँ डाल दीजिए तो देखेंगे t आ जाएगा m2 tan थीटा। अरे बोलो, क्लियर है सबको? अरे बोल। चलो एक और लेते हैं, देखो ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेते हैं, करके दिखाओ आप। रॉड को ऐसे लगा दिया है, रॉड इधर उधर ना भाग जाए इसलिए सपोर्ट भी लगा दिया है, और इधर एक रस्सी बांध दिया गया है। का मास है m1, का मास है m2। कैलकुलेट टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। बताइए, रस्सी में कितना तनाव उत्पन्न होगा? अच्छे से एफबीडी बनाओ। ढंग से एफबीडी बनाइए, सारा एफबीडी का खेल है। ढंग से एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनते आंसर आएगा। चलो एफबीडी बनाते आ जाओ। सबसे पहले इंक्लाइन की एफबीडी, इंक्लाइन का एफबीडी तो जैसा पिछले बार था वैसे ही आ जाएगा, कोई अलग नहीं है इस बार। साइड में कर देते हैं। देखो, तो इंक्लाइन का एफबीडी सबसे पहले बना लो। तो वेट नीचे, ग्राउंड वाला नॉर्मल इधर, एक नॉर्मल आएगा इधर से,
ये एंगल अगर थीटा है तो समझ ही रहे हो, बार बार हम बता रहे हैं कि ये एंगल भी थीटा ही होगा, और एक रस्सी का टेंशन भी होगा जो हमको चाहिए। एन को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये होगा एन कॉस थीटा, और ये आएगा एन साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि ब्लॉक के आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू टी। बाकी हम नहीं लिख रहे, वो हमारे काम का फिलहाल नहीं है। रॉड को जरा ध्यान से देखिए, तो रॉड एक्चुअल में ऐसा दिखता है। तो रॉड का वेट आएगा नीचे, एक नॉर्मल आएगा इधर। रॉड की मजबूरी है कि सपोर्ट लगा हुआ है, तो रॉड की मजबूरी है कि रॉड नीचे ही आ सकता है। इसका मतलब एन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। एन का ये वाला कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट एन साइन थीटा। ध्यान से सुनना जरा। एन साइन थीटा जो है वो अभी चाह रहा होगा कि रॉड लेफ्ट की तरफ भागे, ऐसे इधर जाना चाह रहा होगा, लेकिन आपने लगा रखा है सपोर्ट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये रॉड ऐसे है और रॉड जाना चाह रहा है इधर, तो रॉड का कांटेक्ट इसके साथ ज्यादा स्ट्रांग होगा या इसके साथ? बोलो। रॉड जो है भागना चाह रहा है लेफ्ट की तरफ, और आपने सपोर्ट लगा रखा है कि लेफ्ट की तरफ ना भागे। तो किस सपोर्ट का नॉर्मल रॉड पे ज्यादा होगा? लेफ्ट की राइट? बोलो। अरे रॉड भागना चाह रहा है तो रॉड इस वाले सपोर्ट पे ज्यादा बड़ा फोर्स लगा रहा होगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये भी इसके ऊपर बड़ा फोर्स लगाएगा, ये कम लगाएगा। यानी दोनों का नेट नॉर्मल जो है वो इधर आएगा। क्या दिक्कत है इसमें? कॉमन सेंस की बात है ना। ये रॉड उधर उसको दबा रहा है, जाहिर सी बात है इस पे बड़ा फोर्स लगेगा। यानी इन दोनों का कांटेक्ट स्ट्रांग है, तो इसका नॉर्मल ज्यादा इसका कम, और इन दोनों को मिला जुला के नेट नॉर्मल इधर आएगा। और यही नेट नॉर्मल इस एन साइन थीटा को बैलेंस करेगा। अगर बैलेंस नहीं किया तो रॉड जो है तोड़ फोड़ के लेफ्ट साइड में चला जाएगा, जो कि होता नहीं है। वैसे हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, हमारा इंटरेस्ट तो ऐसे ही आ जाएगा, देख लो। रॉड का इक्विलिब्रियम अगर पकड़ो तो साफ दिख रहा है कि एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम टू जी। एन की वैल्यू लाके डाल दो तो देखोगे टी दिखाई पड़ रहा है, आ जाएगा एम टू जी टेन थीटा। आंसर। अरे बात समझे क्या? तो सन्नाटे में गए ये लोग। चलो देखो, बस और बढ़ाते हैं कहानी को। देखो, क्या लिखो? रोप और स्ट्रिंग विथ मास।
अभी तक हम जो भी केस पढ़ रहे थे उसमें रस्सी हमारा मासलेस था। अब हम वो केस लेने जा रहे हैं जिसमें रस्सी का खुद मास है। आओ समझते हैं जरा इसको भी। जैसे ये रस्सी है, तो ऐसे आपने वर्टिकली हैंग कर दिया है। रस्सी कह लो, रॉड कह लो, तार कह लो, सब एक ही है। तो मास m है इसका, लेंथ l है। तो याद करो, हमने एक बात आपको बताया था कि अगर रस्सी का मास होता है तो उसके हर पॉइंट का टेंशन अलग अलग होगा। तो आपको बोला है कि बताओ जी, यहां से x दूरी पे टेंशन क्या होगा। ध्यान से सुनना। यहां से x दूरी पे इस रॉड में या रस्सी में टेंशन क्या होगा। तो अपना लोग क्या करेंगे, चूंकि टेंशन हमको चाहिए तो हम इस पार्ट की एफबीडी बनाएंगे अलग से। इस पार्ट का एफबीडी कैसा नजर आएगा, जरा ध्यान से सुनना और देखना। ये रस्सी आपको ऐसा नजर आएगा। एक तो इसका वेट लगेगा नीचे। तो एल लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m/l। तो x लेंथ का मास होगा m/l इंटू एक्स इंटू जी। और यहाँ जो टेंशन आएगा, समझ में आ रहा है, वो टेंशन आएगा ऊपर। पूरा रॉड या रोप इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला पार्ट भी तो इक्विलिब्रियम में होगा, और ये वाला पार्ट इक्विलिब्रियम में तब होगा जब t की वैल्यू होगी mx/c/l। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं टेंशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ की बात करें तो कहते हैं फ्री एंड। फ्री एंड के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी। फ्री एंड के लिए एक्स की वैल्यू, अरे फटाफट बताओ, सिंपल चीज है। अरे फ्री एंड पे एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं हम। हद कर दिया यार। एक्स यहां से मेजर किया गया, तुमको यहाँ का एक्स का वैल्यू नहीं पता चल रहा है। तो क्या हो गया। अरे एमजी नहीं पूछ रहे तेजस, मैं पूछ रहा हूँ फ्री एंड पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। हम पूछ कुछ और है, तुम बता कुछ और रहे हो। अरे जीरो ही तो होगा, और क्या होगा। तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो होगी तो देख लो टेंशन की वैल्यू जीरो आ रही है। मतलब ध्यान रखें कि फ्री एंड पे टेंशन हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है अभी हम समझा भी देंगे। अगर आपको यहाँ का टेंशन निकालना है तो यहाँ का टेंशन निकालना है तो एक्स की वैल्यू को एल पुट करना होगा। तो टी की वैल्यू आप देखोगे आ जाएगा mg एट फिक्स्ड एंड। फ्री एंड पे टेंशन जीरो, फिक्स्ड एंड पे टेंशन mg। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो पहले। बच्चा बोला सर एक बात जरा समझाओ नहीं कैसे हुआ। आओ इसको समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से। मान लो कि ये आप हो, ऐसे लटके हुए हो आप। ये आपका पैर है। प्रैक्टिकली फील करके बताओ, जब आप ऐसे लटकते हो तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन कहाँ डेवलप होता है।
पैर के नीचे या हाथ पे? ऑब्वियसली हाथ पे। क्यों? क्योंकि हाथ ही है जो आपके वेट को बैलेंस करके रखा है। पैर में यहां आपको तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं जिसको उसको होल्ड करना पड़ेगा। अरे बात समझ रहे हो क्या मेरी बात? पैर के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो वहां, हाँ हम यही समझाना चाह रहे हैं आपको। जैसे यहाँ का टेंशन क्या होगा आपसे पूछा, तो यहाँ का टेंशन इस पूरे के वेट को बैलेंस कर रहा है। आपसे कोई पूछे मिड पॉइंट का टेंशन बताओ, तो ये आधे के वेट को बैलेंस कर रहा है। वन फोर्थ का पूछे तो वन फोर्थ के वेट को बैलेंस कर रहा है। लेकिन यहाँ का टेंशन पूछे तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस किसको करेगा? तो ऑब्वियसली टेंशन जीरो हो जाएगा। और जो हम बताना चाह रहे हैं आप समझे क्या? चलो अब एक बात सुनो। आप देख भी सकते हो, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बदलेगी टेंशन की वैल्यू बदल रही है। का ग्राफ व्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ भी बनाया जा सकता है, देख लो। टी का ग्राफ अगर बनाएंगे एक्स के साथ, ग्राफ ऐसे चलेगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू एल हो गई तो टेंशन की वैल्यू एम हो गई। देख सकते हो हर पॉइंट का टेंशन अलग अलग आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि फ्री एंड अगर हुआ तो फ्री एंड का टेंशन हमेशा जीरो होता है, और सबसे ज्यादा टेंशन फिक्स्ड एंड पे होता है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, देखते हैं कौन बता पाएगा। अगर आप समझ गए हो तो एक एक लाइन का आंसर आएगा। अब मैंने क्या किया, नीचे कैपिटल एम मास का ब्लॉक लगा दिए। रॉड का मास अपने को एम दिया हुआ है, रॉड का लेंथ अपने को एल दिया हुआ है। अब देखते हैं कौन बताएगा। अब फ्री एंड का टेंशन जीरो या नॉन जीरो, मतलब यहां की बात कर रहे हैं हम। बताओ, यहां का टेंशन अब जीरो की नॉन जीरो, जल्दी बताओ कितना कितना, जल्दी बोलो। वैल्यू वैल्यू जल्दी बोलो। यस, कैपिटल एम जी। अरे यहाँ का टेंशन ही तो है जो इसके वेट को बैलेंस करके रखा है। तो यहाँ का टेंशन तो हो गया अपना कैपिटल एम जी। मुझे एक बात बताओ, यहाँ का टेंशन कितना होगा, जल्दी बोलिए। जल्दी जल्दी बोलिए। टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन कितना होगा? क्या टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा होगा? यस। टॉपमोस्ट पॉइंट का जो टेंशन होगा वो इन दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ का टेंशन हो जाएगा इतना। मुझे एक बात बताओ, अगर हमसे कोई पूछ लिया कि बताओ जी मिड पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? मिड पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू, मिड पॉइंट पे जल्दी जल्दी। जाहिर सी बात है जो मिड पॉइंट का टेंशन होगा वो इतने के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो मिड पॉइंट का टेंशन आ जाएगा कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी बाई टू। वैसे किसी एक्स पे निकाल सकते हो क्या? कि एक्स पे निकालना क्या होगा टेंशन?
एक्स को यहां से मेजर किया गया है, बताओ। किसी भी एक्स पे रस्सी का टेंशन कितना होगा? किसी भी एक्स पे रस्सी का टेंशन कितना होगा? किसी एक्स पे रस्सी का टेंशन। किसी भी एक्स पे रस्सी का टेंशन बताइए जल्दी से। किसी भी एक्स पे रस्सी का टेंशन। जाहिर सी बात है यहाँ का टेंशन इतने के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर आप लिखो तो कैपिटल एम जी तो आएगा ही आएगा, और साथ में इतने का मास आएगा। और उस छोटे का मास जो आएगा वो आएगा m/l, मतलब यूनिट लेंथ का मास इंटू एक्स इंटू जी। आंसर देखोगे आ जाएगा ऐसा। साफ समझ में आ रहा है कि टी का ग्राफ अगर एक्स के साथ बनाएंगे तो ग्राफ नजर आएगा लीनियर, ग्राफ बनेगा ऐसा। जब एक्स की वैल्यू जीरो तो टेंशन कैपिटल एम जी, तो यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एल पे पहुंच के टेंशन की वैल्यू जो है वो हो जाएगी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये वाला है अपना कैपिटल एम जी। तो आप देख सकते हो हमने टेंशन कैसे वैरी कर रहा है ग्राफ में प्लॉट भी कर दिया है। चलो एक और कराता हूँ ऐसा। देखो, जैसे एक मासलेस रस्सी है, ठीक है, एक मासलेस रस्सी है, फिर एक रस्सा है, और फिर एक मासलेस रस्सी है, और नीचे एक ब्लॉक है। इसका लेंथ सपोज कर लो कुछ 10 मीटर का है, और इसका मास थोड़ा अच्छा करने के लिए 10 kg का ले लेते हैं, और इसका मास कर देते हैं 5 kg। क्या? तो आप, हाँ ये रस्सी मासलेस है, इसका मास 0 है। आप मुझे टेंशन बताओगे कहाँ कहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान से बताना। एक तो यहाँ का टेंशन बताओ, एक यहाँ से 4 मीटर ऊपर टेंशन बताओ, एक यहाँ से 7 मीटर ऊपर टेंशन बताओ, एक यहाँ का टेंशन बताओ, और एक यहाँ का टेंशन बताओ। चलो जल्दी जल्दी बताओ, बहुत आसान है। ये 4 मीटर है, ये 7 मीटर, ये पूरा 10 मीटर। बोला बताओ जी, टेंशन कितना कितना होगा?
बताओ जरा। कि क्या है ना, रॉड का जो मांस वाला, उसमें बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं, तो मैंने आपको तरीका सिंपल वाला बताया है, देखो और तुम ढंग से सोच के आंसर बताओ। एक एक लाइन में आप लिख सकते हो आंसर, कुछ नहीं है। देखो, अब क्या है ना, मोबाइल तो मेरा डिस्चार्ज हो गया, मैं मैसेज पढ़ नहीं पाऊंगा तुम्हारे, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। तो चूंकि ये वाला रस्सी मासलेस है, तो इसके हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, और टेंशन की वैल्यू होगी 50 न्यूटन। अगर यहाँ की बात करें, तो यहाँ का टेंशन इस पूरे के वेट को बैलेंस करके रखा होगा, क्योंकि 10 मीटर का मास 10 केजी है, इसका मतलब 1 मीटर का मास 1 केजी का होगा, तो 4 मीटर का मास 4 केजी होगा। तो ये वाला 4 केजी का और ये वाला 5 केजी का, यानी टोटल 9 केजी का लोड ये बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ का टेंशन आ गया 90 न्यूटन। अब 7 मीटर के रेंज में आ जाओ। 7 मीटर का मतलब हो गया ये वाला 7 केजी का और ये वाला 12 केजी का लोड टोटल यहाँ बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि 120 न्यूटन का। यहाँ की अगर बात करो, तो ये पूरा वेट बैलेंस कर रहा है 15 केजी का, यानी कि 150 न्यूटन का आ गया। और चूंकि ये मासलेस है, तो समझ में आ रहा है ये भी वही 15 को बैलेंस कर रहा होगा, तो ये भी 150 का हो गया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, थोड़ा आगे बढ़ते आ जाओ। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए, उसमें बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा था, अब हम मूवमेंट कराना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। और शुरुआत हम कर रहे हैं एटवुड मशीन। अपने को एटवुड मशीन पे पीएचडी करने का है। आप देखोगे ये एटवुड मशीन आपके क्वेश्चन करने के तरीके को एकदम बदल के रख देगा, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। ये नन्ना मुन्ना सिस्टम हमारा एटवुड मशीन है। पुली का मास नहीं है यहाँ पे, पुली मासलेस है, रस्सी भी मासलेस है, और ऐसा दिख रहा है। देखो, अभी ध्यान रखो कि जब तक पुली मासलेस है, रस्सी का मास नहीं है, तब तक ये पुली रोटेट नहीं करती है। ये रस्सी पुली के ऊपर से स्लिप करता है, समझ रहे हो? ये रस्सी जो है पुली के ऊपर से स्लिप करता है।
अभी जो ये पुली रोटेट नहीं हो रही है, रोटेट होके जाके रोटेशन में, जो कि दूर है अभी। आओ, सबसे पहला काम है एफबीडी बनाना। ध्यान से सुनना जरा। M1G इधर, टेंशन इधर, मैंने मान लिया है। कुछ नहीं बोला है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जो मर्जी है मान लो, मैंने मान लिया कि नीचे आ रहा होगा। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता नहीं सकते कितना क्वेश्चन होगा इससे। M2G इधर। हाँ, एक बात साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये अगर X1 अमाउंट से नीचे आएगा तो ये X अमाउंट से ऊपर जाएगा। दोनों का सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा तब पॉसिबल होगा जब दोनों बॉडी का एक्सलरेशन का मॉड सेम हो। एक्सलरेशन सेम नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। एक्सलरेशन का मॉड सेम है। अभी रेजोल्यूशन की जरूरत किसी की नहीं है, सारे फोर्सेस मोशन के अलोंग ही है, देख लो। इक्वेशन लिखेंगे अब। अगर ये बॉडी नीचे आ रहा है मतलब M1G T से बड़ा होगा, तो नेट फोर्स का इक्वेशन लिखा जाएगा M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A। और ये बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब T पक्का M2G से बड़ा होगा, यानी T माइनस M2G मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू ए। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करते ही T कैंसिल आउट हो गया और A की वैल्यू निकल के आ गई M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। रात को कोई 2 बजे भी उठा के पूछे तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अभी तो ये आया है। अब टेंशन निकालना है, तो टेंशन दोनों ही बराबरी झंझट वाला इक्वेशन है, तो किसी एक में डाल दो। हम यहाँ लाके डाल देते हैं और टेंशन निकाल लेते हैं, तो टी आ जाएगा M2G प्लस ए की वैल्यू पुट कर दिए हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे ये आ जाएगा 2M1 M2 इंटू जी। वैसे तो दिख रहा है M2G कॉमन लोगे तो आएगा M1 प्लस M2, M2 कट जाएगा और ऐसा बन जाएगा, देख लो। टेंशन आ गया। फिर रुक जाओ, सुनते जाना खाली। जरा इस की एफबीडी जरा ध्यान से देखिए। नीचे आएगा टेंशन टी, और हम ये मान रहे हैं कि इधर वाला टेंशन जो है वो होगा T1। आप कह रहे हो कि इस पुली का कोई मास वास तो है नहीं, इसका मतलब T1 मस्ट बी इक्वल टू 2T। आगे हम सीधा यूज करेंगे, मतलब यहाँ का जो टेंशन आएगा वो आएगा 4M1 M2 इंटू जी बाई M1 प्लस M2। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ये पूरा अरेंजमेंट सीलिंग के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स है ये वाला। अब तुम बोलोगे इसमें खास क्या है, ये तो दुनिया जान को पता है। तो खास क्या है वो हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम इस पूरे अरेंजमेंट को बदल सकते हैं एक मास से। उस मास की वैल्यू होगी, मतलब ये वाला जो एटवुड मशीन था ना, ये उस एटवुड मशीन का रिप्लेसमेंट है। और आपको जो मास यहाँ पे लेना है उसकी वैल्यू है 4M1 M2 बाई M1 प्लस M। आप देख लो, ये एटवुड मशीन यहाँ जो फोर्स लगा रहा था, इस ब्लॉक के आने की वजह से वही फोर्स यहाँ पे आ रहा है। तो जरूरत पड़ने पे इस अरेंजमेंट को इस अरेंजमेंट से रिप्लेस किया जा सकता है। अरे बोलो, समझे क्या? लेकिन कैसे बोलोगे, मोबाइल तो बंद हो गया। एक काम करो, जूम पे मैसेज करो जल्दी से।
अरे जूम पे बताओ, मुझे समझ में आया क्या? ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि इसका कैसे कैसे एप्लीकेशन होता है, बड़ा खतरनाक एप्लीकेशन होता है। चलो एक करा के दिखाई देते हैं, आ जाओ। देखो कैसे आएगा क्वेश्चन। एग्जाम में आएगा, देखो जी, ऐसा ऐसा कहानी दिख रहा है। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। आपको बोलेगा बताओ कि M3 की वैल्यू कितनी एडजस्ट कर दें कि मास M3 इक्विलिब्रियम में रह जाए। हम कह रहे हैं कि M3 की वैल्यू कितनी एडजस्ट कर दें कि मास M3 इक्विलिब्रियम में रह जाए। चलो आप बताओ मुझे, एक बार आप ट्राई करो। पता नहीं तुम लिख पाओगे या नहीं इसमें। भाई सीधी सी बात है, हम इस पूरे सिस्टम को हटाएंगे और अभी मैंने आपको तरीका बताया था वो लगाएंगे। का मास होगा 4m1m2/m1 + m2। आप कह रहे हो कि M3 इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब M3 मस्ट बी इक्वल टू 4m1m2/m1 + m। बात समझ, बहुत इसका बहुत एप्लीकेशन होगा, हम अगले क्लास में आपको समझाएंगे। चलो अभी नोट्स जनरेट कर देते हैं। लॉज ऑफ मोशन हम बहुत ही ट्रिकी वे में आपको बताएंगे। जिसका ट्रिक नंबर 1 का शुरुआत हम आज से कर दिए हैं।